डेंटल सर्जन बनने का सोचा, इसके पीछे सर क्या स्टोरी थी? सबसे बड़ी मिथ्स जो हमने एनकाउंटर की है प्रैक्टिस में वो ये है कि लोग स्केलिंग कराने से डरते हैं। कि विज़िट भी नहीं लोग करते, और जब विज़िट करते भी हैं तो उनके माइंड में काफ़ी मिथ्स पाई जाती है। हर मरीज़ के दरमियान में जब एक मरीज़ उठकर जाता है और दूसरे ने आना होता है, लोगों को डर लगता है डेंटिस्ट के पास जाने से, क्योंकि एक परसेप्शन है कि पेन होती है डेंटिस्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक डॉक्टर हैं, फाउंडर हैं कॉस्मोडेंट डेंटल एंड एस्थेटिक्स के। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि दांतों की जो बीमारियां हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद हैं या दुनिया भर में जो बीमारियां पाई जाती हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है, और डेंटल डिके का जो एक प्रोसेस है वो हम बहुत कम उम्र में ही इसकी तरफ चले जाते हैं, उसकी क्या वजूहात हैं। प्लस ये एस्थेटिक्स को भी देखते हैं, तो इनकी खूबसूरती के लिए या एस्थेटिकली जो इनका डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो किस किस तरह से काम कर रहा है, ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। ज़ाहिर है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम तो आम तौर पे इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि जो बीमारियां हमें लग रही हैं उनके पीछे वजूहात क्या हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डेंटल ट्रीटमेंट्स के हवाले से आज हम कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शरोज़ असद खान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक। सर मुझे ये बताइएगा कि आप मेडिकल की फील्ड में आए और फिर ज़ाहिर है कि आपने डेंटल सर्जन बनने का सोचा, इसके पीछे सर क्या स्टोरी थी? कब आपको लगा कि दैट यू वांट टू बिकम अ डेंटल सर्जन? अच्छा सर, मुझे बचपन से ही शौक़ था मेडिकल फील्ड में जाने का। तो बीच में एक प्रॉब्लम हुई मेरे दांत में, मुझे पेन स्टार्ट हो गई और वो पेन ऐसी थी कि मैं रात को सो नहीं सकता था। तो मैं एक डेंटिस्ट के पास गया। मेरा सारा जो भी डेंटल एक्सपीरियंस था वो इतना पॉजिटिव नहीं था, मुझे बीच में ट्रीटमेंट में पेन होती रही। तो मैंने बाद में ये सोचना शुरू किया कि दिस कुड हैव बीन बेटर, ये बहुत बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था। मैंने और भी डेंटिस्ट देखे, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो मुझे पता चला कि डेंटिस्ट्री जो है वो एक्चुअली पेनफुल नहीं है, इसको इधर बनाया जाता है। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि मैं पाकिस्तान में इस तरह की सर्विसेज दूँ, अच्छी डेंटल सर्विसेज दूँ जिसमें लोग कंफर्टेबल फील करें डेंटल क्लिनिक में आके। एक फियर होता है डेंटल का, डेंटल चेयर पे बैठने का एक फियर होता है जो कि हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन में है। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए बेसिकली, जैसे मेरा अपना भी था, मैं नहीं गया डेंटिस्ट के पास काफ़ी देर और काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस था, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि आई शुड डू दिस। सही। सर आप फाउंडर हैं कॉस्मोडेंट डेंटल एंड एस्थेटिक्स के, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जब आपने इसका आगाज़ किया क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने इस पर काम शुरू किया और आपका काम कैसा जा रहा है? सर मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। इट्स अ रीसेंट प्रैक्टिस जो कि मैंने 4 महीने पहले स्टार्ट किया था। और इसका आगाज़ इस तरह से हुआ कि मैं एक यंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे ग्रेजुएट हुए हुए ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं माशाल्लाह। तो इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि हाउस जॉब के बाद जब मैं एक्चुअल फील्ड में आया प्रोफेशनली, तो मैंने देखा कि बहुत सारे गैप्स हैं। फील्ड को डेंटिस्ट ने ही ख़राब करके रखा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हैं, पेज नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। मैंने काफ़ी काम किया, आई यूज़ टू वर्क फॉर फ्री इन डेंटल क्लिनिक्स, क्योंकि मुझे काम सीखने का शौक़ था। मैंने इधर उधर जाके काम सीखा और जब मेरा स्किल सेट इतना हो गया कि मैंने फील किया कि मैं सर्विसेज अपनी ऑन माय ओन दे सकता हूँ लोगों को, तब मैंने इसका आगाज़ रखा और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि दो डोमेन्स में आप इस वक्त काम कर रहे हैं। एक तो डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं, वो आम है, उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी सर्विसेज का भी बताइएगा। और फिर एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, तो पहले हम डेंटल ट्रीटमेंट्स पे आ जाते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, और इसमें क्वालिटी का ख्याल, जो चीज़ आपने बताई कि आपने फेस की थी, उसका कैसे ख्याल रखते हैं? अच्छा सर, हमारी जो है क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत मेटिकुलस होता है। हमारे पूरा एक वर्क स्टेशन है, मेरा ऑटोक्लेव रूम है पूरा। सिर्फ ऑटोक्लेव नहीं, हमारा स्टेरिलाइजेशन रूम बना हुआ है जिसमें डर्टी इंस्ट्रूमेंट्स का स्टेशन और है, वॉश्ड इंस्ट्रूमेंट्स का स्टेशन और है, पैक्ड का और है, और फिर वो ऑटोक्लेव में जाके जो स्टोरेज है वो अलग से बनी हुई है। तो चीज़ें मिक्स नहीं होती। हम अपने पैकेट्स पे डेट्स लिखते हैं, हमने किस दिन साफ़ करके रखे हैं इंस्ट्रूमेंट्स। इन चीज़ों पे बहुत ख्याल रखा जाता है। हर मरीज़ के दरमियान में जब एक मरीज़ उठ कर जाता है और दूसरे ने आना होता है, तो दरमियान में हम पूरे कमरे को डिसइंफेक्ट करते हैं। इस चीज़ से हम इंश्योर करते हैं कि लोगों को इन्फेक्शंस एक दूसरे को ना लगें एक दूसरे से। और
ڈینٹل ٹریٹمنٹس میں ہے وہ ہم ساری ڈینٹل ٹریٹمنٹس دے رہے ہیں جس میں فلنگز ہو گئیں, اسکیلنگز ہو گئیں, ڈینٹل امپلانٹس ہو گئے, بریسز ہو گئے, اور میرے پاس اسپیشلسٹ ہیں, کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے پاس ایک ٹیم ہے, وہ آتے ہیں اپنے ٹائم پہ, دے آر وزٹنگ فیکلٹی, اور دے کم وین دے ہیو اے پیشنٹ. تو ہم اس طرح سے انشور کرتے ہیں کہ ہم بہترین ٹریٹمنٹ لوگوں تک پہنچائیں. صحیح. اچھا سر, ایستھیٹک ٹریٹمنٹس میں بھی آپ کے پاس پروفیشنلس ہیں, تو اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں جی میں نے ہائر کیا ایک سرٹیفائڈ ایستھیٹک فزیشین کو جن کا 10 to 11 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, وہ سارا ہینڈل کرتی ہیں. اس میں ہم سارے نان انویسو پروسیجرز جس میں آپ کے یہ فیشیلز آ جاتے ہیں, بوٹاکس, فلرز, اور سلیکٹیو انویسو پروسیجرز جیسے رائنوپلاسٹی اور یہ چھوٹے موٹے پروسیجرز ہیں, یہ ہم پرفارم کر رہے ہیں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی چونکہ اسپیشلائزیشن ہے ڈینٹل سرجری میں, تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے کہ اپنے دانتوں کا خیال کیسے رکھیں. تو فرسٹ سٹیج پہ کوئی اگر ینگ ہمارا اس انٹرویو کو سن رہا ہے, یوتھ سن رہی ہے, تو وہ سب سے پہلے اپنے دانتوں کا خیال رکھنے کے لیے کوئی 2-3 سٹیپس جن پہ وہ عمل کریں وہ کیا ہے؟ سر دیکھیے, ریگولر ڈینٹل وزٹس جو ہیں نا ان پہ بہت فوکس ہے. اب باہر کنٹریز میں ایئرلی ڈینٹل چیک اپ کمپلسری ہے, وہ اسی لیے کیونکہ ڈینٹل پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا. صحیح. ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب وہ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتی ہیں جب پین سٹارٹ ہوتی ہے, اور جب پین سٹارٹ ہوتی ہے ڈینٹل پرابلم ایڈوانس اسٹیج پر پہنچ چکی ہوتی ہے. صحیح. تو اس چیز کی اویئرنیس ہمارے لوگوں میں کم ہے. تو ریگولر ڈینٹل چیک اپس جو ہیں وہ پہلا سٹیپ ہے اس کو فائٹ بیک کرنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری پاکستان میں ڈائٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ ہمارے دانت جلدی خراب ہونے لگ جاتے ہیں. سٹکی ڈائٹ ہم لیتے ہیں جو کہ بہت دیر تک ہمارے دانتوں میں پھنسی رہتی ہے, جس پہ بیکٹیریا اپنا کام کر کے وہ ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے, جس کی وجہ سے کیوٹی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور تیسری ایک بات یہ ہے کہ ہم برش جو ہے وہ بہت نان سیریسلی کرتے ہیں. ہمیں ٹیکنیک غلط سکھائی جاتی ہے. ہم ہاریزونٹل برشنگ کرتے ہیں, سائیڈ ویز. ہمارا برش ہمارے گم کو ٹچ نہیں کرتا, سارے دانتوں کی سرفیسز پہ صحیح طرح پہنچتا نہیں ہے, جس کی وجہ سے ڈپازٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آگے مزید پرابلمس کاز کرتا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈائٹ کی بھی ہم نے بات کی, تو کون سی ایسی 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ دانتوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں, یا وہ خاص طور پہ بچوں کو نہیں کھانی چاہیے اور پھر بڑوں کو بھی نہیں کھانی چاہیے, وہ کیا ہے 2-3 چیزیں ایسے؟ سر جو بھی سٹکی فوڈ ہے جس میں جیلیز آ جاتی ہیں, کیرمل والی چیزیں آ جاتی ہیں, یہ بہت دیر تک دانتوں میں پھنسی رہتی ہیں. صحیح. اگر آپ نے کھا لی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کلی کریں یا کم از کم برش کر لیں کہ وہ دانتوں سے باہر نکل آئیں. بالکل ٹھیک. اگر وہ پھنسی رہیں گی دانتوں میں, دے آر گوئنگ ٹو کاز پرابلمس. صحیح صحیح. اچھا, تو صرف جو ہے وہ کرلی کرنا کافی ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد, یا اس میں کس طرح سے خیال رکھا چاہیے؟ اور دوسرا یہ کہ برش کتنی دفعہ کرنا چاہیے دن میں؟ سر کلی سے فرق تب پڑتا ہے جب آپ کا کھانا سٹکی نہ ہو. اوکے. جب ہم نے ریگولر کھانا کھایا ہے, جیسے ہم روٹی سالن کھاتے ہیں, اگر ہم نے وہ کھایا ہے تو تب کلی کرنے سے ہمیں تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم نے سٹکی کھانا کھایا ہے جو کہ کلی کرنے سے نہیں اترتا, اس میں ہمیں پھر فائدہ نہیں ہے کلی کرنے کا, اس میں ہمیں برش کر لینا چاہیے اس طرح کھانا کھانے کے بعد. اور ویسے ریگولر روٹین میں ہمیں 2 دفعہ برش کرنا چاہیے, صبح اٹھ کے ناشتے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے. اچھا سر, برشنگ ٹیکنیکس پہ آپ نے تھوڑی سی بات کی, تو ورٹیکل برشنگ میں میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اس کو ایکسپلین کر دیں کہ یہ کس طرح سے کی جائے اور کتنا ٹائم دینا چاہیے برش کرتے وقت ہمیں؟ سر ہمیں جو سکھائی جاتی ہے بچپن میں وہ ہاریزونٹل برش ہے, ہم یوں سائیڈ ویز برش کرتے ہیں اور بالکل ہمارے اسٹریٹ ہوتا ہے برش. جو بہتر ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا برش 45 کے اینگل پہ گمز کی طرف کو ٹرن ہوا ہو اور اس کو ہم اسی طرح ہاریزونٹل موو کریں, تاکہ جو ڈپازٹس ہمارے گم کے اندر ہونے ہیں ان کو ہم اوائڈ کر سکیں, اور دانتوں کی ساری سرفیسز کو ریچ کرنا ضروری ہے, آگے بھی اسی طرح اور پیچھے بھی اسی طرح برش کرنا. تو اگر ہم 2 منٹ تک برش کرتے رہیں تو اچھی کلیننگ ہو جاتی ہے. اچھا سر, اویئرنیس کے بارے میں آپ نے تھوڑی سی بات کی کہ بہت سارے لوگوں کو ہمارے ہاں پتہ نہیں ڈینٹل پرابلمس کا. اس میں ایک خاص چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ وزٹ بھی نہیں لوگ کرتے, اور جب وزٹ کرتے بھی ہیں تو ان کے مائنڈ میں کافی متھس پائی جاتی ہیں. جیسے آپ نے کلیننگ کا بھی بتایا کہ پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ 2 دفعہ جو ہے نا
साल में वो दांतों की क्लीनिंग होनी चाहिए। एक तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसका क्या बेनिफिट है और फिर लोगों में क्या क्या मिथ्स पाए जाते हैं। सर हमारे यहाँ पे मिथ्स जो कॉमनली पाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ी मिथ्स जो हमने इनकाउंटर की है प्रैक्टिस में वो ये है कि लोग स्केलिंग कराने से डरते हैं। सही। वो इसीलिए क्योंकि एक बात कॉमन हुई हुई है हमारे लोगों में कि स्केलिंग कराने से दांत वीक हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। जो स्केलिंग है वो प्रोसीजर वो आपके डिपॉजिट्स रिमूव करता है आपके गम में से और आपके दांत के ऊपर से। उसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है। जो आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ी सेंसिटिविटी और वीकनेस दांतों में फील होती है वो इसलिए होती है कि जो दांतों के दरमियान में जगह है वहाँ पे डिपॉजिट्स हो जाते हैं। वो आपकी ज़बान को आपके मसल्स को सारी चीज़ों को उन डिपॉजिट्स की आदत हो जाती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब वो लगे रहेंगे तो आपकी ज़बान को उनकी आदत हो जाएगी और जब हम रिमूव करते हैं तो इमीडिएटली आपको वो फील होता है कि दांतों में गैप्स क्रिएट हो गए हैं, दांत वीक हो गए हैं और लूज़ हो गए हैं। इस तरह की चीज़ें आपको फील होती हैं लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में वो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट कर रहा होता है। अच्छा सर, हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि जब तक लोगों को कोई प्रॉपर तकलीफ़ नहीं होती, कोई दर्द नहीं होती या कोई ब्लीडिंग अल्लाह ना करे नहीं होती, तब तक वो डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं। तो इस पे आपके क्या अल्फाज हैं या आप इसको कैसे इसका जवाब देंगे? देखिए जो डेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। पेन और ब्लीडिंग जो है वो एडवांस स्टेज में जाकर होती है। तो हमें रेगुलर चेकअप्स बगैर पेन के करवाने चाहिए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। हमारे ये डेंटल प्रॉब्लम्स इतनी प्रेवलेंट इसलिए हैं क्योंकि हम रेगुलर चेकअप्स ही नहीं कराते। हम सिर्फ पेन में जाते हैं और जिस दांत में पेन होती है सिर्फ उसका काम कराकर वापस आ जाते हैं। हम एक एलेबोरेट ट्रीटमेंट प्लान की तरफ नहीं जाते। सही। अच्छा सर, ब्रशिंग के हवाले से हमारे यहाँ बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। सबसे पहले तो एक ये चीज़ बहुत कॉमन है कि हम जितना ज़ोर लगा के ब्रश करेंगे या कोई हार्ड ब्रश से ब्रश करेंगे तो वो क्लीनिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो शायद वक्ती तौर पे हमें एक फ़ीलिंग आती है कि हमारे दांत बहुत अच्छी तरह साफ़ हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं, वो सारी चीज़ें उस पे से उतर जाती हैं। लेकिन क्या ये दुरुस्त है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करने से आपको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा होता है। ओके। ये इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि जब आप ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करेंगे तो मसूड़े आपके डैमेज होते हैं। लॉन्ग टर्म में डैमेज होंगे जिसकी वजह से वो नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। मसूड़े अपनी जगह छोड़ के नीचे जाना शुरू हो जाते हैं जिसको हम गम रिसेशन बोलते हैं। आपने देखा होगा ओल्ड एज में हमारे यहाँ लोगों के दांत बहुत लंबे होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हिलना भी शुरू हो जाते हैं। उसकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि हम एक तो चेकअप नहीं कराते, दांतों की सफाई नहीं होती, डिपॉजिट्स और हार्ड ब्रशिंग जो है वो हमारे गम्स को नीचे ले जाती है जिसकी वजह से हमारी बोन भी नीचे चली जाती है और फिर लॉस ऑफ टीथ हो जाता है। अच्छा सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आमतौर पे जो ख़वातीन अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वो इतना ज़्यादा दांतों का तब भी ख्याल नहीं रखती और चेकअप भी नहीं करवाती, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं लेती अगर ज़रूरत पड़े। तो क्या ये दुरुस्त है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई डेंटल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए? कुछ हद तक दुरुस्त है लेकिन मेजरली जो डेंटल प्रोसीजर्स हैं कॉमन हमारे वो बिल्कुल किए जा सकते हैं प्रेगनेंसी में। ये एक मिसकंसेप्शन है जो हमारे लोगों के दिमाग में बैठ गई भी है कि प्रेगनेंसी में कोई डेंटल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। कुछ रोल लोगों का है, कुछ हमारे डॉक्टर्स का भी है जो कि बिल्कुल ही मना कर देते हैं। अब जो हमारे पास इक्विपमेंट और मटेरियल्स हैं प्रेगनेंसी में हमारे मोस्टली जो कॉमन प्रोसीजर हैं डेंटल जैसे रूट कैनाल हो गया, फिलिंग्स हो गई, स्केलिंग्स हो गई, ये परफॉर्म किए जा सकते हैं बहुत आराम से। सर बहुत सारे लोगों के साथ एक ये भी इशू आता है, आप तो चूँकि ख़ुद इस फील्ड के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, आप देखते होंगे कि लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, मिसाल के तौर पे कहीं पे फिलिंग की ज़रूरत होती है या रूट कैनाल की ज़रूरत होती है या इम्प्लांट की ज़रूरत होती है, लेकिन वो इसको डिले करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा डिले करते हैं। कोशिश उनकी ये होती है कि हमें ना ही करवाना पड़े, वो किसी तरह उसको मैनेज करते हैं। तो ये किस हद तक ठीक है और ऐसी सूरत हाल में आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या करना चाहिए? तो डेंटल चेयर का जो फियर है वो इसमें मेजर रोल प्ले करता है कि लोगों को डर लगता है डेंटिस्ट के पास जाने से क्योंकि एक परसेप्शन है कि पेन होती है डेंटिस्ट के पास जाकर। तो अब मॉडर्न डेंटिस्ट्री में टेक्निक्स भी चेंज हो गई हैं और मटेरियल वगैरह चेंज हो गया हुआ है जिसकी वजह से अब पेन नहीं होती दांतों में, बहुत मिनिमल पेन होती है काम करते हुए। अगर हम एनेस्थीसिया यूज़ कर लें तो पेन नहीं होती। डिले का मेन हमारा ये रीज़न होता है या फाइनेंशियल इशू हो सकता है या हमारा मोस्टली जो होता है प्रेवलेंट 90% वो साइकोलॉजिकल और फियर होता है जो कि डेंटल चेयर का है। सही। तो ऐसी सूरत हाल में जब कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो हमें फ़ौरन करवा लेना चाहिए या थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं?
دیکھیں اگر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریگولر ڈینٹل چیک اپس ہمیں کروانے چاہیے، اگر تو ہم اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیں تو یہ سٹیج آئے گی ہی نہیں، کیونکہ ڈینٹل پرابلمز جو ہیں وہ اتنی جلدی ارائز نہیں کرتے. مطلب یا اگر آپ کا دانت گر کے ٹوٹا نہیں ہے یا کسی نے پنچ کر کے توڑ نہیں دیا، اس کے علاوہ جو نیچرل پروسیس ہے دانت ڈکے ہونے کا یا ڈیمیج ہونے کا، وہ ایک لانگ پروسیس ہے. وہ ایئرز آف ڈی منرلائزیشن کے بعد کیوٹیز بنتی ہیں اور روٹ کنال کی سٹیج تک وہ کافی دیر بعد پہنچتا ہے. جب آپ کی اوپر والی 2 لیئرز کھائی جاتی ہیں اور سینٹر تک پہنچ جاتی ہے ڈکے، تب آپ روٹ کنال کی سٹیج پہ پہنچتے ہیں. تو اگر ہم ریگولر چیک اپس کی طرف جائیں تو یہ پرابلمز رائز نہیں کریں گی. اچھا سر، اکنامک جو ہے نا وہ آج کل لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اکنامک فیسلٹی ملے دانتوں کے حوالے سے بھی. تو آپ سر ڈیفینس میں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی فیسلٹیز جتنے بھی ٹریٹمنٹس ہیں، کیا یہ اکنامک ہیں یا بہت ایکسپینسو ہیں؟ سر اپنے ایریا میں اگر ہم جیسے فیز 8 ڈی ایچ اے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے آس پاس جو کلینکس ہیں دے آر وے مور ایکسپینسو دین اس. صحیح. ہم ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم وہ پاپولیشن کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جن کو اچھی ٹریٹمنٹس اس پرائس میں نہیں مل رہی کہیں اور پہ. صحیح. ان ساری وجوہات کو دیکھتے ہوئے ہم اکنامک ایک ہم نے اپنی ریٹ لسٹ رکھی ہوئی ہے، جو کہ اتنی بھی کم نہیں ہے کہ ہم نقصان میں جائیں اور اتنی بھی زیادہ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے پاس آنے سے گھبرائیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شروز اسد خان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور بینگ اے ڈینٹل سرجن انہوں نے جتنے بھی ٹریٹمنٹس ہیں ڈینٹل ٹریٹمنٹس ان کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ اور عمدہ انداز میں ایکسپلین کیا، اور یہ بھی بتایا کہ کیا کیا متس ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، جو کہ بہت غلط چیز ہے. کیونکہ اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں لیں گے اور پراپر جو ہے وہ کسی ڈینٹسٹ کو چیک نہیں کروائیں گے تو آپ کی پرابلمس کبھی بھی سولوشن کی طرف نہیں جا سکتی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.